Hello dear students, good morning to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Farming System and Sustainable Agriculture, and course number is Agro 5000. So today I have come up with the new lecture which is Allied Enterprises and their importance. Okay, so as usual in our previous lecture we had already discussed some branches like crop production, dairy farming, goat and sheep rearing, piggery, poultry and duck rearing. Okay, so in this lecture we'll dealing with remaining these ones. Okay, so we'll take first one which is apiculture. So firstly we'll see what is a apiculture. So it is a branch of agriculture, and in this culture we are culture with the honeybees. Okay, so apiculture is the science and the culture of honeybees and their management and the production of honeys like. So apiculture is a subsidiary occupation and it is a additional source of income for farm and families. ये एक एडिशनल रिसोर्सेज है, हम सिर्फ इसको कोर फार्मिंग में हम इसको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है. हम इसको सब्सिडियरी फार्म में ऐड करते हैं और फार्म इनकम लेने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम लेने के लिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने के लिए ये जो एंटरप्राइजेज है हम ऐड कर सकते हैं. बट फॉर डूइंग एपीकल्चर वी हैव टू नीड फ्लोरिकल्चर. हमें क्या किसकी ज़रूरत है? फ्लोरिकल्चर फॉर द फ्लावर प्रोडक्शन, फॉर द फ्लावर कल्टिवेशन ऑल्सो. ओके, सो जब हम फ्लावर का कल्टिवेशन करेंगे तब हम हनी बी का कल्टिवेशन साथ ही साथ अलॉन्ग विद दैट हम क्या कर सकते हैं? इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट. सो देयर आर सम स्पीसीज फॉर हनी बीज विच इज़ एपिस सेरेनिया and the Apis mellifera. Okay, so these two species are like the production of honey collection, the production of honey basically. ठीक है, ये हनी के प्रोडक्शन करने में अपनी एक मुख्य भागीदारी निभाते हैं. ठीक है, सो ये स्पीसीज आप याद रखेंगे, एपिस सेरेनेरा एंड एपिस मेलिफेरा. ओके, एंड द हनी कलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑल्सो. हनी कलेक्शन कैसे करते हैं? सो लेट अस सी इन वेरी ब्रीफली. So honey is a sweet viscous fluid produced by the honey bees mainly for the nectar of the flowers. Okay, so honey should have good quality to meet the national international standard. हम इसका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर सकते हैं अगर हम ह्यूज अमाउंट में क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं हनी का, राइट. सो qualities such as aroma, color, consistency and floral sources are important. Proper honey training and processing are needed to improve the quality of the produce. Honey varies in the proportion of its constituents owing to the differences in the nectar produced by different plants. So the nectar collected by bees is produced and placed in comb cells for ripening. During the ripening, sucrose is converted into glucose and fructose by an enzyme called invertase which is added to it by the bee. राइट. सो बेसिकली एक हमने एक ब्रीफ जानकारी ले ली कि हनी बी जो है वो उसका प्रोडक्शन करने के लिए हमें फ्लोरिकल्चर करना पड़ेगा, मीन्स फ्लावर का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, राइट. और हनी के कलेक्शन के साथ साथ हनी का जो अरोमा है, ठीक है, उसका जो फ्रेग्रेंस है, कलर है, उसकी जो टेक्सचर है, कंसिस्टेंसी जो होती है उसकी, ये सारे सोर्सेज इम्पॉर्टेंट है. और इसके लिए हमें प्रोसेस करने के लिए एक प्रॉपर एक स्टेबलाइजेशन आफ्टर पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, मतलब हमें इस हनी के कलेक्शन के बाद उसको प्रॉपर प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत पड़ती है फॉर दी मेंटेन कंसिस्टेंसी, कलर एंड फ्रेग्रेंस एंड टेस्ट ऑल्सो. ओके, तो ये सारी चीज़ें होती है. इनके साथ साथ क्या होता है? ग्लूकोज जो है फ्रक्टोज में चेंज होता है. ठीक है, सो फ्रक्टोज इज़ अ वेरी स्वीट शुगर. शुगर में सबसे मीठा जो शुगर है वो क्या है? फ्रक्टोज है, जो इन्वर्टेज एंजाइम की वजह से चेंज होता है. तो ये एक की पॉइंट्स है हनी बी कलेक्शन में जो आप ध्यान रखेंगे. ठीक है, और इसके साथ ही साथ आपको स्पीसीज़ याद करना है. जो स्पीसीज़ जो है वो हनी बी जब हम एंटरप्राइजेज अपने फार्मिंग सिस्टम में ऐड करते हैं, अलाइड सेक्टर जब हम ऐड करते हैं तो हमें ये 2 स्पीसीज़ को ऐड करना होता है फॉर द गुड प्रोडक्शन ऑफ हनीज़. Okay, so first is Apis serena and the Apis mellifera. Okay, so always remember that thing. Then the next is fishery, is also known as pisciculture. Okay, so ponds serve various useful purposes like domestic requirement of water, supplementary irrigation source of
सोर्स टू एडजॉइनिंग क्रॉप फील्ड्स एंड पिसिकल्चर। ठीक है, मतलब हमें क्या होता है, हम पॉन्ड्स जो हैं हम आर्टिफिशियल इरिगेशन करने में यूज़ करते हैं फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, और अलॉन्ग विद दैट वी कैन डू फॉर फिशरी और फिश फार्मिंग ऑल्सो। ओके, हम उसके साथ क्या करते हैं, साथ ही साथ फिश फार्मिंग भी कर सकते हैं, राइट। सो दे आर सम मेजरमेंट फॉर द पॉन्ड, फॉर द pisciculture, for the fish farming also. Okay, so the depth of the pond should be 1.5 to 2 meter। ठीक है, मतलब कम से कम 1.5 से 2 मीटर कम से कम, दिस इज द मिनिमम स्टैंडर्ड। पॉन्ड का जो डेप्थ है वो 1.5 से 2 मीटर होना चाहिए। सो दिस डेप्थ विल हेल्प फॉर इफेक्टिव फोटोसिंथेसिस एंड टेम्परेचर मेंटेन फॉर द ग्रोथ ऑफ जू एंड फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ठीक है, मतलब जो पानी में रहने वाले जू प्लैंक्टॉन्स और फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं उनको फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, फाइटोप्लैंक्टन, और जू प्लैंक्टन क्या करेगा, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा, किसके, पॉन्ड के वाटर के टेम्परेचर को, राइट। सो क्ले सॉइल्स हैव हायर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी एंड हेंस आर बेस्ट सूटेड फॉर फिश rearing. Pond water should have appropriate proportion of nutrient like phosphate, which is available all of 0.2 to 0.4 ppm, then the nitrate and the 0.06 to 0.1 ppm, and the dissolved oxygen which is available on 5.0 to 7.0 ppm, मतलब ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होता है, राइट। सो ये सारे जो फॉस्फोरस, नाइट्रेट एंड ऑक्सीजन के जो न्यूट्रिएंट के जो प्रपोर्शन है वो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, की वर्ड्स आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पॉन्ड का डेप्थ क्या होता है हमें ये ध्यान रखना है। एंड द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सॉइल, कौन सी सॉइल हम फिसिकल्चर फार्मिंग करने में पॉन्ड में यूज़ करते हैं, तो दैट कुड बी अ क्ले सॉइल। ओके, क्योंकि क्ले सॉइल में हायर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे, ये हमारे की फैक्टर्स हैं पॉन्ड पॉन्ड मैनेजमेंट के लिए। देन organic manures such as farmyard manures and poultry droppings may also be applied to promote the growth of phyto and zooplanktons। ठीक है, मतलब फार्म यार्ड मैन्योर या जो पोल्ट्री के जो वेस्टेज बच जाते हैं वो हम अप्लाइड करते हैं फॉर द मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ द फाइटोप्लैंक्टॉन्स एंड जूप्लैंक्टॉन्स। अलॉन्ग विद दैट ये जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं वो फिशेज जो होते हैं एज अ फीड भी यूज़ करते हैं, एज अ फूड यूज़ करते हैं, एज अ फूड मटेरियल भी हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो कुछ कीवर्ड्स है जो कि न्यूट्रिएंट्स बैलेंस है, न्यूट्रिएंट्स प्रपोर्शन है या न्यूट्रिएंट रेशियो है, कौन सी सॉइल होनी चाहिए और कितना डेप्थ का सॉइल जो पॉन्ड है वो हम रेडी करते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, राइट। देन द नेक्स्ट इज स्पीसीज, वी कम्स फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ फिश। ठीक है, हम आते हैं कि कौन कौन सी स्पीसीज है जो हम पिसिकल्चर करते हैं या फिश फार्मिंग करते हैं तो वो हम अपने ऐड कर सकते हैं। लाइक सो अमंग द इंडियन मेजर कार्प विच इज कतला इज द फास्ट ग्रोइंग फिश, इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ वेजिटेशन एंड डिकम्पोजिशन हायर प्लांट्स। ठीक है, मतलब ये कतला हमने रोहू, कतला और मृगला, ये 3 वेराइटीज़ है हमारी पीसी कल्चर में बेसिकली जो हम ऐड करते हैं अपने एंटरप्राइजेज में, राइट। एंड देन रोही इज अ लेबियो रोहिता, इज अ इट्स बोटेनिकल नेम इज कॉलम, दिस इज अ कॉलम फीडर। ठीक है, एंड देन लेबियो कैल्बस विच इज मृगला ऑल्सो इज अ बॉटम फीडर ऑन द डेट्रिटस। ठीक है, ये एक मतलब जो अपर कॉलम फीड करता है, अपर पोर्शन में जो टॉप पोर्शन के जो भी मटेरियल्स होते हैं या प्लैंक्टन्स होते हैं उनको जो एज अ फूड प्रोवाइड करता है वो रोहू है। जो बॉटम फीडर है जो बेस में होते हैं, पॉन्ड के बेस में होते हैं, उनको एज अ फूड जो लेता है दैट इज अ कैल्बस। एंड द कतला फिश जो है वो क्या करता है, हायर फास्ट, बहुत जल्दी ग्रो करता है और बहुत से वेजिटेशन को क्या करता है, कंज्यूम करता है, खाता है, साथ ही साथ क्या होता है डिकम्पोजिशन प्रोसेस को इंक्रीज करता है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस वो बहुत ही ज़्यादा करता है हम कह सकते हैं। ठीक है, देन इसके साथ साथ हम सिल्वर कॉर्प लेते हैं जो कि बहुत ही महंगा होता है, इज अ मेनली अ सरफेस एंड फाइटोप्लैंक्टन्स फीडर एंड ऑल्सो फीड्स ऑन माइक्रो प्लांट्स। And then grass carp is a specialized feeders on aquatic plants, cut grasses and other vegetable matters like okay। so आपको basically कतला, रोहू, कैल्बसू, ये 3 जो ब्रीड्स हैं हम कह सकते हैं, वैरायटी है या स्पीसीज़ हैं, आप उसको याद रखेंगे कि पीसी कल्चर में हम बेसिकली कतला, मृगला और रोहू,
जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प भी करते हैं यूज़, राइट। देन द नेक्स्ट इज द सेरीकल्चर। सेरीकल्चर भी एक बहुत बड़ा एंटरप्राइजेज है जो हम अपने फार्मिंग सिस्टम में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द रेशम, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क, ओके। So sericulture is defined as a practice of combining mulberry cultivation, silkworm rearing and silk reeling. Okay? तो क्या होता है सेरीकल्चर जो होता है वो हम मलबरी प्लांट में, ठीक है, शहतूत कहते हैं जिसे हम, के पौधे में हम बेसिकली सिल्क वॉर्म का हम कह सकते हैं प्रोडक्शन करते हैं या रेयर कराते हैं, सिल्क वॉर्म का पालन करते हैं और उनको उनके थ्रू हम क्या करते हैं सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, ककून का प्रोडक्शन करते हैं, राइट। सो मोरिकल्चर विच इज कल्टिवेशन ऑफ मलबेरी प्लांट इज कॉल्ड द मोरिकल्चर, ठीक है। बिफोर डूइंग सेरीकल्चर वी हैव टू डू द मोरिकल्चर सिस्टम, मतलब हमको क्या करना पड़ता है मलबेरी प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, प्रॉपर प्लांटेशन करना पड़ता है फॉर द रेयरिंग ऑफ ककून, फॉर द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म ऑल्सो, ओके। So there are about 20 species of mulberry, of which 4 are commonly cultivated inland. So they are Morus alba, Morus indica, Morus serrata and Morus latifolia. These are the basically main cultivated varieties of mulberry plants. Okay, so ये variety आपको याद रखनी पड़ेगी कि पहले तो आपको ये याद रखना है कि मोरिकल्चर क्या होता है, for the cultivation of mulberry plant that is called the मोरिकल्चर, right। देन आफ्टर हमको ये याद रखना है कि कौन कौन सी वैरायटी है, ठीक है, कौन कौन सी वैरायटी है जो कॉमनली हम कल्टीवेट करते हैं अपने लैंड पे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क वॉर्म, ठीक है। तो दैट इज द मोरस अल्बा, मोरस इंडिका, मोरस सेराटा एंड मोरस लैटिफोलिया। these 4 varieties are very important and grow very commonly, okay। So the crops can yield well for 12 years, after which they are pulled out and fresh planting is done. Yield of mulberry leaves is 30 to 40 ton per hectare per year. So silkworm basically mulberry के जो leaves होते हैं उसी में रेयर करते हैं, ठीक है, एज अ फूड वो उनको खाते हैं। देन द सिल्क वॉर्म रेयरिंग, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिल्क वॉर्म, ठीक है। ये तो था हमारा मलबेरी का कौन कौन सा वैरायटी है वो हम यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि सिल्क वॉर्म के कौन कौन से टाइप्स हैं जो हम क्या करते हैं सेरीकल्चर जब एंटरप्राइजेज ऐड करते हैं तो ये जो वैरायटी है वो हम रेयर करते हैं, राइट। तो सो मलबेरी सिल्क वॉर्म इज द बॉम्बेक्स मोरी, ठीक है। देन एरी सिल्क वॉर्म विच इज फिलिसोमेनिया रिची, देन द टसर सिल्क वॉर्म विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, Antheria methylleta, and the munga. Munga is also very important silkworm which is Antheria asamai, ठीक है। तो ये 4 वेराइटीज हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जो हम सिल्क प्रोडक्शन करते हैं, सिल्क सेरीकल्चर करते हैं या सिल्क वॉर्म का रेयरिंग करते हैं, तो हम ये 4 वेराइटी को क्या करते हैं ऐड करते हैं फॉर द बेटर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, ओके, रेशम का अच्छा उत्पादन करने के लिए। देन आफ्टर मशरूम कल्टिवेशन, दैट इज ऑल्सो द अलाइड सेक्टर्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम, ठीक है। ये एक सब्सिडियरी हम कह सकते हैं, दिस इज नॉट द वेरी कोर फार्मिंग सिस्टम, ठीक है, दिस इज द सब्सिडियरी सिस्टम फॉर द एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम। So mushroom is an edible fungus with great diversity in shape, size and color. Essentiality, mushroom is a vegetable that is cultivated in protected farm in a highly sanitized atmosphere, ठीक है। मतलब हम मशरूम का कल्टीवेशन बेसिकली ये क्या है एडिबल फंगस है, ठीक है, फंजाई है ये जो हम खा सकते हैं, राइट। और ये जो है ये हम बहुत ही हाईली सैनिटाइज एटमॉस्फेयर में मशरूम का मतलब कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि फंगस में बहुत जल्दी कंटामिनेशन होता है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है, ठीक है। बट ये एडिबल फंगस है तो हमें इसमें बहुत ही प्रॉपर ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं फॉर दी गुड सैनिटाइजेशन हम कह सकते हैं, लाइक okay. So like other vegetables, mushroom contains 90% moisture with high in good quality proteins. Mushroom are fairly good source of vitamin C and B complex, ठीक है। So this is also the source of vitamins and proteins also, and there are some species for the popular for the cultivation of mushroom, okay। So they are oyster mushroom, we all know about the oyster mushroom which is the Pleurotus species, and the paddy straw mushroom is a Volvaria volvaceae, ठीक है, एंड द वाइट बटन मशरूम इज अगैरिकस बिस्पोरस, ठीक है। तो ये जो टाइप्स है 3 टाइप्स है
oyster mushroom and the paddy straw mushroom is a very common very common popular varieties of mushroom cultivation, we can say. Okay, so this is the also added for the cultivation of mushroom. Okay, then the next is the agroforestry. Okay, so agroforestry is also the allied sectors of farming system. So in agroforestry we have agri-silvi system, agri-hortisilviculture system, silvipostural system and the hortipostural system, agri-silvi pastures. ठीक है, मतलब उसमें एग्री के साथ साथ एग्रीकल्चर मतलब क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ हमें क्या करना होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांट्स ऐड करने पड़ते हैं, उसको हम एग्री सिल्वीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर प्लांट के साथ हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के साथ हम एग्रो फॉरेस्ट्री क्रॉप्स जब ऐड करते हैं तो उस जो ब्रांच है उसको हम एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चर कहते हैं, राइट। एंड द नेक्स्ट इज जब हम एग्रो फॉरेस्ट्री के साथ कोई फॉरेज या पेस्टोरल सिस्टम्स अपनाते हैं, ठीक है, पॉस्चर वाले जो पौधे हैं या क्रॉप्स हम जब लेते हैं, दैट कुड बी अ सिल्वी पेस्टोरल सिस्टम। And the next is the hortipastoral, similarly as silvipastoral system. Okay, and then agri-silvipasture system, which is agriculture या क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ हम एग्रो फॉरेस्ट्री जो प्लांटेशन क्रॉप्स है उनके साथ साथ हम जो फॉरेज या पॉस्चर जो क्रॉप्स हैं वो हम जब ऐड करते हैं, डेट कुड बी agri-silvipasture सिस्टम। ओके, सो ये आप हमेशा याद रखेंगे। इसमें हम जो अलग अलग जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, शर्ब्स हैं, ठीक है, ये सारे जो हैं वो एज अ सिस्टमेटिक सिस्टम या हम कह सकते हैं एक रेशियो में हम कल्टीवेशन करते हैं। तो उस तरीके के जब कल्टीवेशन प्रोसेस होते हैं उसको हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं, राइट। एंड द नेक्स्ट इज द बायोगैस, ठीक है, which is also the important source of energy for the production of gases, for the production of some fertilizers and another wastage of which is comes from the farmyard manure and some cow dung, some another organic manure, comes some domestic manure also. Okay, so a biogas unit is an asset to a farming family, ठीक है, मतलब बायोगैस स्लरी जो हम यूज़ करते हैं वो डोमेस्टिक वेस्ट से, ठीक है, या जो हमारे हमने जो पालन किया है, गाय पालन किया है, पशुपालन जो भी किया है, उनके जो भी वेस्टेज होते हैं, काउ डंग्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनसे जो हमें मिलता है, उनका जो वेस्ट मिलता है, डोमेस्टिक वेस्ट मिलता है, उससे हम एक स्लरी बना के बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एनर्जी सोर्सेज। ओके, so it produce good manure and clean fuel and improve sanitation. Then the biogas is a clean, unpolluted and cheap source of energy which can be obtained by a simple mechanism and little investment। ठीक है, एक सिंपल मैकेनिज्म होता है कि हमने जो भी वेस्टेज है उसको एक जगह पे हमें डंप करना होता है, चाहे वो डोमेस्टिक वेस्टेज हो या हमारे एनिमल वेस्टेज हो, राइट। फिर उनके तरीके से हम एक स्लरी बनाते हैं और स्लरी के थ्रू हम एक प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं, प्रॉपर सिस्टम रेडी करते हैं और क्या करते हैं, बायोगैस का हम प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो द वेरी चीप सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो बहुत ही सस्ती एनर्जी है। सस्ते रूप में हम गाँव में या विलेजेस में आप देखेंगे कि बायोगैस स्लरी से वो क्या करते हैं, गैस का प्रोडक्शन करते हैं, राइट। सो द गैस इज जनरेटेड फ्रॉम द काउ डंग ड्यूरिंग एनारोबिक डिकम्पोजिशन। बायोगैस जनरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस। The cellulosic material is broken down to methane and carbon dioxide by different groups of microorganisms. So it can be used for cooking purpose and burning lamps, running pumps, etc. Okay, so basically it is uses for the cooking purpose. Okay, और ये जो है बायोगैस जनरेशन है वो एक डिकम्पोजिशन प्रोसेस से होता है। जितने भी जो वेस्टेज मटेरियल्स होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, ठीक है, और जब मटेरियल्स डिकम्पोज होते हैं तो वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या होते हैं, चेंज होते हैं, और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस है वो चलता है, ठीक है। तो इसके तरीके से हम क्या करते हैं, बायोगैस स्लरी रेडी करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैसेस। ओके, तो ये था हमारा लाइट सेक्टर ऑफ एंटरप्राइजेस एंड देयर इम्पोर्टेंस। हम उसे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कौन से सिस्टम अपनाते हैं, किस तरीके से हम उसे स्पीसीज ऐड करते हैं,
ठीक है, ये सारा चीज़ हमने देखा. सो फाइनली वी हैव डन टू allied sectors and their importance. Okay, so in next lecture we'll discuss the new chapter. Okay, so आज के लिए बस इतना ही. Thank you very much. Until then, be safe, take care. Thank you.